सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम सब आशा करते हैं आप सब अपने घरों में पूर्णतः स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे। और जैसा कि हम देख रहे हैं लाइव क्लासेस में कि आप बच्चे अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी भी रखे हैं और बच्चे समय समय पर अपना गृह कार्य भी कर हमें दिखा रहे हैं, हमें भेज रहे हैं। आशा करती हूँ कुछ बच्चों की तरह सभी बच्चे, सभी विद्यार्थी ऐसा करेंगे। स्वागत है आपका आज की कक्षा में। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हेमलता बत्रा। आज का हमारा पाठ है संधि, जो बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। उससे पहले आज का मंत्र, आज का हमारा मंत्र है गणेश मंत्र। गणेश जी जो सब विघ्नों को हरने वाले हैं, हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो विश्व है, जिस वैश्विक महामारी कोविड-19 से जूझ रहा है, उससे हमें जल्द से जल्द बाहर निकालें, ताकि हम सब अपने विद्यालय में फिर से मिल सकें और अपनी जो है हमारा जीवन जो है उसको वापस सुचारू रूप से उसी प्रकार अपनी दिनचर्या चला सके जिस प्रकार हम पहले किया करते थे, पहले चलाया करते थे। चलिए हाथ जोड़िए, आंखें बंद, गणेश जी का ध्यान करेंगे और मंत्र का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जैसा कि बच्चों, मैं आपको हर बार बताती हूँ कि मंत्रों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। यह सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करते हैं हमारे जीवन में, इसलिए हमें अब इन मंत्रों को आत्मसात अवश्य करना चाहिए। जो ये मंत्र हैं, ये अगर आप भाषा के रूप में भी देखें, सारे मंत्र संस्कृत के मंत्र हैं। इसमें हम किसी भी धर्म के हैं, किसी भी धर्म को मानते हैं या किसी भी ईश्वर को मानते हैं, तो ये मंत्र सभी के लिए सकारात्मक ऊर्जा का एक स्रोत मात्र है। इसीलिए आपको इन सभी का उच्चारण करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको शांति पाठ भी सिखाया था, आशा करती हूँ सभी बच्चे कंठस्थ भी करेंगे और उनका उच्चारण भी करेंगे। जैसा कि मैंने इससे पहले के वीडियो में आपको एक सकारात्मक सोच के बारे में बताया था, सभी बच्चों को याद होगा। लेकिन आज मैं बात करना चाहती हूँ योग के बारे में। सकारात्मक सोच के साथ अगर आप प्रतिदिन थोड़ा सा योग करते हैं, तो एक तो आप अपने शरीर को स्वस्थ तथा सुरक्षित रखेंगे, दूसरा आपके अंदर आत्मनियंत्रण का भाव आएगा। जब हम योग करते हैं, योग के लिए हम बैठते हैं, अपने आप को बंधित करते हैं, समय के अंदर बांधते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें स्वतः सीख जाते हैं। इसलिए विद्यार्थी होने के नाते मेरा आपको यही सुझाव है कि हर विद्यार्थी थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन योग अवश्य करें। हम छोटे छोटे प्राणायाम से स्टार्ट कर सकते हैं, हम छोटे छोटे प्राणायाम के माध्यम से शुरू कर सकते हैं। आप योग करिए, कितने सारी ऑनलाइन क्लासेस हैं योग की, आप अटेंड करिए। लेकिन हाँ, आप योग करें, आसन करें, लेकिन उचित प्रकार से करें, प्रॉपर गाइडेंस में करें, निर्देशों के अनुसार करें, ताकि आपके शरीर को कोई नुकसान ना हो। और जो प्राणायाम हैं, वो तो एक जो हमारा जो ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं उस पर वर्क करते हैं, उस पर काम करते हैं। जो हमारी सांस लेने की गति है, हम नॉर्मली हम कितनी सांस लेते हैं, कितनी बार सांस लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते, ठीक है। जब हम योग करते हैं, हम ध्यान लगाते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो वो हम क्या करते हैं, अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। मैं बहुत जल्दी आपके पास एक मेडिटेशन का और एक ध्यान करने के लिए आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगी, जिससे जो आपको सिखाएगा विद्यार्थियों के लिए ध्यान कितना आवश्यक है और किस प्रकार विद्यार्थियों को ध्यान करना चाहिए। और जब हमारी लाइव क्लास होगी 5 से 10 मिनट के लिए, हम उसका अभ्यास भी अवश्य करेंगे सभी साथ में। आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर एक बार आप करेंगे और दोबारा उसे अपने आप करने का आपका मन होगा, तो अपने आप उस चीज़ की तरफ आकर्षित होंगे। और एक विद्यार्थी जीवन के लिए योग और ध्यान सबसे बड़ी खुराक है।
जो आपके जीवन को सही दिशा निर्देश देती है और पोषित करती है। तो एक अध्यापिका होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको पाठ के साथ साथ जीवन के वास्तविक पाठ के बारे में भी, जीवन के वास्तविक पाठ से भी अवगत कराऊं। ठीक है, हम जो पाठ हम पढ़ते हैं वो हमारे जीवन में हमारे लिए कारगर साबित होते हैं। परीक्षा में हम उनके उत्तर, उन पाठों के प्रश्नोत्तरों में हम क्या कहते हैं, अच्छे नंबरों से पास होते हैं, अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होते हैं। लेकिन जो हमारे वास्तविक जीवन से जुड़े हुए पाठ हैं, जिनके बारे में हमें बताया और सिखाया जाता है, जैसा कि हम आपको सिखाते हैं, जैसा कि हमारे प्रधानाचार्य आपको व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए हमें निर्देशित करते हैं और हम आप तक वो व्यवहारिक ज्ञान लेकर आते हैं, वो इसीलिए है ताकि आप किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान से भी अवगत हों और अपने जीवन को सहज और सुचारू रूप से चला सकें और अपने जीवन को सही दिशा निर्देश दे पाएं। अब आप बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि हम आपको योग और ध्यान से परिचित कराएं ताकि आप योग करें, ध्यान करें। आप सब घर पे हैं, आप देखिए इन वीडियोस के माध्यम से आप पहले से बहुत अच्छा पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हर बुरा वक्त कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर लेकर आता है। इस बुरे वक्त में अच्छा क्या है कि आप हर चीज़ पहले से बेहतर कर पा रहे हैं, चाहे वो अपने माँ बाप के साथ समय बिताना हो, चाहे वो अपना अध्ययन करना हो, अपने पाठ को पढ़ना हो, अपने पाठ को समझना हो। सभी बच्चे, आपके हाथ में डिवाइस है, आपके हाथ में फ़ोन है, आपके हाथ में लैपटॉप है, आप कितने ब्लेस्ड हैं। आपको अपने विद्यालय को, अपने प्रधानाचार्य को, अपने अध्यापिका को और सर्वप्रथम अपने माता पिता को धन्यवाद करना चाहिए कि आपके पास ये सारी सामग्री उपलब्ध है, जिसके माध्यम से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बोलूँगी, आप इंडोर गेम्स खेलने के साथ साथ ई बुक्स पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास वैसे बुक है, पेपर बैक एडिशंस जो होते हैं, वो हमेशा किताबें हमेशा ज्ञान हमारे लिए लेके आती हैं। आप बच्चे जानते हैं बुक की फुल फॉर्म क्या है? आप सब बच्चे सोचिएगा और मुझे बताइएगा, नहीं तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। हम इसी से शुरुआत करेंगे। बुक की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, पहले आप सोचिए, ध्यान से सोचिए कि क्या हो सकता है, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी। चलिए अब हम अपने पाठ पर आते हैं, ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए। हमारा पाठ है पाठ 4, संधि। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ, इस पाठ का परिचय दे दूँ कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसे बहुत विस्तार पूर्वक समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। तो हमारा पाठ है संधि। संधि के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि संधि शब्द का अर्थ क्या होता है। जैसा कि आपके पाठ में अपनी पाठ्य पुस्तक अपने पास रखिए, आपके पाठ्य पुस्तक में संधि का अर्थ लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा है जॉइनिंग। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। ठीक है, मेल। कई बार किसी बात को लेकर आपके अपने भाई बहन या मित्र से या किसी से भी, किसी सगे संबंधी से लड़ाई हो जाती है। ठीक है, फिर एक दिन बाद या कुछ घंटों बाद उनसे मेल हो जाता है, यानी कि पैचअप हो जाता है। यही मेल संधि है। आपने दो देशों के बीच में भी देखा होगा, है ना, दो देशों के बीच में मनमुटाव हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, आयात निर्यात बंद हो जाता है, जैसा कि अभी भारत चीन का भी चल रहा है। लेकिन फिर वो दोनों देश कोई बीच का रास्ता निकालकर आपस में सुलह कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं, यानी कि वापस उनका मेल हो जाता है। यहाँ हम दो वर्णों के मेल पर विचार करेंगे। दो शब्दों को लेते हैं, जैसे पर और उपकार। जब इन दोनों शब्दों को एक बनाया जाता है तो क्या बनता है? पर जमा उपकार, परोपकार। यहाँ पर शब्द का र और उपकार शब्द का उ, यानी कि पहले वर्ण का आखिरी शब्द और दूसरे वर्ण का पहला शब्द, उन दोनों को मिलाकर रो हो गया। इसी तरह वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। संधि का आपको परिचय मिल गया कि संधि होती क्या है। जैसा कि हमने पिछले पाठ में भी पढ़ा, दो शब्दों का जोड़ जब होता है, जैसे विद्या जमा आर्थी, विद्यार्थी, विद्या जमा आलय, विद्यालय,
महा जमा ऋषि, महर्षि, सूर्य जमा उदय, सूर्योदय, रसोई जमा घर, रसोई घर, ठीक है, पाठ जमा शाला, पाठशाला। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनसे ये स्पष्ट हो जाता है कि दो शब्दों या शब्दांशों के मिलने से जो नया शब्द बनने पर उसमें निकटवर्ती वर्णों में जो परिवर्तन आता है, जैसे हमने शब्दों को जोड़कर जब उसके निकटवर्ती वर्णों में जो परिवर्तन आता है, यही परिवर्तन या यही विकार व्याकरण में संधि कहलाता है। ठीक है, जो उस परिवर्तन के नाम को हम संधि के नाम से संबोधित करते हैं। अब इसको व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। आपकी पाठ्यपुस्तक में परिभाषा दी है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यही हमने समझा और यही व्याकरण भाषा के रूप में हमने परिभाषा के रूप में लिखा। उसके बाद हम पढ़ेंगे संधि के भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आप देखिए इसको संधि के भेद के बारे में। तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ना संधि पढ़ रहे हैं हम। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेल। शाब्दिक अर्थ क्या है? मेल। और परिभाषा क्या है? दो शब्दों के मिलने पर पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पर उपकार, पर शब्द में से र ले लीजिए और उपकार शब्द में से ऊ ले लीजिए। मतलब प्रथम वर्ण का आखिरी शब्द और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, उससे मिलकर जो विकार उत्पन्न हुआ, जैसे बना परोपकार, तो उस विकार को पर शब्द का र और उपकार शब्द का ऊ दोनों को मिलाकर क्या बना? रो बन गया। इसी तरह इस जो वर्णों के मेल होते हैं उसे हम संधि के नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे संधि के भेद। संधि के भेद क्या हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अब इसको हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि किस प्रकार संधि के भेद हैं। स्वर संधि के आगे कितने भेद हैं? स्वर संधि के अंतर्गत हम स्वरों से होने वाले परिवर्तन के बारे में जानेंगे। व्यंजन संधि के अंतर्गत हम व्यंजन में होने वाले परिवर्तन को जानेंगे और विसर्ग संधि के अंतर्गत हम विसर्ग के अंदर होने वाले अंतर को जानेंगे। इसी प्रकार हम संधि के विषय पर विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अपनी पाठ्य पुस्तक में देखिए, संधि शब्द का अर्थ है मेल। कई बार किसी बात को लेकर आपकी अपने भाई बहन या मित्र से लड़ाई हो जाती है, फिर एक दो दिन बाद आप घंटों बाद उनसे मेल हो जाता है, यही मेल संधि है। यही मैंने आपको बताया था। आपको मैंने भारत और चीन का भी उदाहरण देकर समझाया। यहाँ हम दो वर्णों के मेल पर विचार करेंगे। दो शब्दों को लेते हैं, पर और उपकार। जब इन दोनों शब्दों को एक बनाया जाता है तो परोपकार बनता है। यहाँ पर शब्द का र और उपकार शब्द का ऊ दोनों मिलकर रो बन गए। इसी तरह वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। वर्णों के मेल में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी, महा जमा ऋषि महर्षि, सूर्य जमा उदय सूर्योदय। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि दो शब्दों या शब्दांशों के मिलने से नया शब्द बनने पर उनके निकटवर्ती वर्णों में जो परिवर्तन होता है, यही परिवर्तन या विकार व्याकरण में संधि कहलाता है। परिभाषा के रूप में आप लिख सकते हैं, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। ठीक है, फिर हमने संध्या के भेद के बारे में जाना कि संध्या के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के अंतर्गत हम स्वरों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी कि स्वरों के आधार पर जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के अंतर्गत हम व्यंजनों के द्वारा जब व्यंजनों में परिवर्तन से व्यंजनों के आधार पर परिवर्तन या विकार उत्पन्न हुआ, वो व्यंजन संधि के अंतर्गत हम उस विकार के बारे में पढ़ते हैं। विसर्ग संधि के अंतर्गत हम विसर्गों से विसर्ग के कारण उत्पन्न हुए विकार या परिवर्तन के बारे में अध्ययन
करते हैं। देखिए, स्वर संधि का अर्थ है दो स्वरों का मेल होना। स्वर संधि को समझने के लिए रवि और इंद्र शब्दों के मेल को समझिए। जब रवि और इंद्र की संधि होती है तो रविंद्र बन जाता है। यहाँ रवि का ई जो स्वर है और इंद्र का ई स्वर दोनों मिलकर ई हो जाते हैं। इस तरह यहाँ जो संधि हो रही है उसमें एक स्वर वर्ण दूसरे स्वर वर्ण से मिल रहा है। इस तरह की संधि यानी दो स्वरों के बीच की संधि को स्वर संधि कहते हैं। परिभाषा देखिए, दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में कि व्यंजन संधि क्या है। व्यंजन संधि को समझने के लिए सत और जन तथा जगत और ईश शब्दों के मेल को समझना को समझिए। जब सत और जन दोनों शब्दों की संधि होती है यानी कि व्यंजनों के बीच में संधि हो रही है तो सज्जन बन जाता है। यहाँ सत का त व्यंजन और जन का ज व्यंजन मिलकर सज्जन का जट बनाते हैं। वही जब जगत और ईश शब्दों की संधि होती है तो जगदीश बनता है। यहाँ जगत का त व्यंजन और ईश का ई स्वर संधि करके जगदीश का दी बनाते हैं। इस तरह व्यंजन या व्यंजन और स्वर की संधि को हम व्यंजन संधि कहते हैं। परिभाषा के रूप में व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। आगे हम विस्तार पूर्वक भी इसके बारे में पढ़ेंगे, पर अभी हम सिर्फ संधि के भेदों के बारे में आपको बता रहे हैं। अब है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि को समझने के लिए निहि और गुण का तथा मनः और विज्ञान शब्दों की संधि पर विचार कीजिए। जब निहि और गुण की संधि होती है तो निर्गुण हो जाता है। यहाँ निहि का विसर्ग और गुण का ग व्यंजन से मेल कर ग्र बन जाता है गर। इसी तरह जब मनः और विज्ञान की संधि होती है तो मनोविज्ञान हो जाता है। यहाँ मनः का विसर्ग और विज्ञान के व व्यंजन से संधि कर ओ बन जाता है। इसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। व्याकरण में परिभाषा के रूप में इसको देखने के लिए विसर्ग के साथ जब किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल होता है तो हम उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने सबसे पहले पढ़ा संधि की परिभाषा के बारे में। पहले तो हमने संधि का शाब्दिक अर्थ जाना, फिर संधि की परिभाषा के बारे में जाना, फिर संधि के भेदों के बारे में जाना, फिर उसके भेदों के अंतर्गत हमने नाम से, जैसे स्वर संधि में हमने स्वरों के बारे में, स्वरों के परिवर्तन के बारे में जाना, व्यंजन संधि में हमने व्यंजन के परिवर्तन के बारे में जाना, विसर्ग संधि में हमने विसर्ग से परिवर्तन के बारे में जाना। अब हम आगे इस तरीके का फ्लो चार्ट आप भी बना लीजिएगा। स्वर संधि के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे वो सारा हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। व्यंजन संधि के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे वो सारा विस्तार पूर्वक जानेंगे। विसर्ग संधि के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे उसको विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में संधि का शाब्दिक अर्थ, संधि की परिभाषा और संधि के भेद ये अवश्य लिख लीजिएगा, ताकि आप जब हम कोई भी चीज़, कोई भी पाठ लिखकर याद करते हैं तो वो हमारे मन मस्तिष्क में दीर्घकालीन इम्पैक्ट छोड़ता है, यानी कि दीर्घकालीन छाप छोड़ता है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट छोड़ता है, हमें वो याद रह जाता है। इसीलिए मैं आपसे बार बार उत्तर पुस्तिका में फ्लो चार्ट बनाने के लिए कहती हूँ, ताकि उस फ्लो चार्ट के माध्यम से जब भी आप पाठ खोलेंगे वो फ्लो चार्ट आपके मन मस्तिष्क में जो छपा होगा आपके सामने अवतरित हो जाएगा और आप उससे बहुत अच्छे से पाठ की पुनरावृत्ति कर पाएंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। जो भी आपको निर्देश दिए जाते हैं, आपको गृह कार्य दिया जाता है, उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य कर लें। अब तो आपके पास एक माध्यम है लाइव क्लासेस के थ्रू, जो आप हमसे डायरेक्ट हमसे मिल सकते हैं, हमसे प्रश्नोत्तर कर सकते हैं
और आपके प्रधानाचार्य ने एक बहुत विशेष महत्वपूर्ण कदम उठाया है डाउट क्लासेस का, संशय निवारण कक्षाओं का, जिससे आपके सारे संशयों का समाधान हो सकता है, आपको मिल सकता है। जिस भी पाठ में या जिस भी प्रश्न में आपको कोई भी संशय है, किसी भी विषय में, किसी भी टॉपिक पे, तो आप हमसे अपनी डाउट क्लास में पूछ सकते हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, गृह कार्य अपना पूरा रखेंगे, साथ साथ उस गृह कार्य को याद भी करेंगे, क्योंकि अगर हम रोज़ का कार्य रोज़ ही कर लेते हैं तो हमें परीक्षा के समय किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। अगर बार बार आपको रोज़ रोज़ एक ही बात बताई जा रही है, इसका मतलब वो बात महत्वपूर्ण है। इसीलिए बार बार मैं आपको ये बात बताती हूँ कि गृह कार्य अपना पूरा रखिए, साथ साथ उसे याद भी कर लीजिए, ताकि आपको किसी समस्या का सामना ना करना पड़े परीक्षा के समय में। धन्यवाद।